जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ चुका हूं क्लास 12th के लिए हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका होने वाला है 10 नंबर का। क्योंकि दो महत्वपूर्ण कहानियों का सारांश बताने वाला हूं फ्रेंड्स। पहला है आपका कफन और दूसरा है ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। यानी मतलब 5 नंबर का आपका कफन कहानी का सारांश लिखने के लिए आता है और 5 नंबर का आपका ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखने के लिए आता है। तो दो में से आप किसी को भी लिखेंगे तो आपका 5 नंबर कन्फर्म है। क्योंकि फ्रेंड्स, कभी कभी आ जाता है कि बहादुर या पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, या फ्रेंड्स ऐसे भी आ सकता है कि कफन कहानी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। तो मैं ये नहीं कहता कि फ्रेंड्स यही आ जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ सकते हैं। तो इनको आपको तैयार कर लेना है, 2 से 4 कहानियां तैयार कर लेना है, जिससे आपके 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स 5 नंबर का आपका ये ध्रुव यात्रा आती है और 5 ही नंबर का आपका क्या है, ये कफन कहानी आती है। तो आपको इनको तैयार कर लेना है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इनका सारांश मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से लिखना है। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कफन कहानी का सारांश देख लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार मैंने लिखकर आप लोगों को बता दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कफन कहानी का सारांश हेडिंग डाल देना है। ये आपकी हेडिंग रहेगी और एग्जाम की कॉपी में आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। ये रेड पेन और ये हरा पेन फ्रेंड्स कोई भी आपका नहीं चलेगा, वहाँ सिर्फ आपका ब्लैक पेन ही चलता है। इसके बाद आपको लिखना है, कफन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रमुख कहानी है जो गरीबी, सामाजिक असमानता और मनुष्यता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कराती है। इस कहानी के 2 मुख्य पात्र घीसू और उसका पुत्र माधव है। इस कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं, वो कौन कौन है, घीसू और उसका पुत्र माधव। यहाँ से कहानी शुरू होती है। इसके बाद लिखेंगे, दोनों ही श्रमिक वर्ग से संबंधित हैं, दोनों ही कमजोर और बदनाम हैं, दोनों मिलकर 1 दिन काम करते हैं और 3 दिन आराम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, 3 दिन काम करते हैं, तो 1 दिन आराम करते हैं, इसलिए ये बदनाम है। जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता है तो ये लोग गांव में भीख मांगकर गुजारा करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी इनकी स्थिति है कि जब घर में कुछ खाने के लिए नहीं रहता है तो ये गांव में भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इसके बाद माधव की पत्नी बुधिया गर्भवती होने के बावजूद मेहनत करती है और उन्हें खाना बनाकर खिलाती है। एक दिन माधव की पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन घीसू और माधव को उसकी कोई परवाह नहीं होती है। घीसू और माधव को उसकी कोई परवाह नहीं होती है। वे दोनों चूल्हे के पास बैठे हुए आलू भून रहे थे और उसकी पीड़ा को अनदेखा कर रहे थे। इतना आपको मैंने लिखकर बता दिया फ्रेंड्स। इसके बाद जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट पेज में है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे ही लिख देना है, 1 से 2 पेज में आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। इनमें से एक भी नंबर एग्जामिनर आपका नहीं काट सकता। तो पत्नी की हालत बहुत खराब हो जाती है। अगले दिन जब सुबह माधव देखता है तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। फ्रेंड्स वो प्रसव पीड़ा के कारण पत्नी उनकी मर चुकी थी। अब समस्या होती है कि पत्नी का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। गांव के जमींदार एवं अन्य लोगों से मांगने पर उनको 5 रुपए प्राप्त हो गए। तो फ्रेंड्स कई लोगों से जब ये मांगते हैं तो उनको 5 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। जब उनके पास पैसे आ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि कफन तो आखिर जल ही जाएगा, तो क्यों ना इन पैसों से पेट भर लिया जाए। इनकी सोच थी फ्रेंड्स कि कफन तो जल ही जाएगा, वो तो कपड़ा है, इन पैसों से क्यों ना पेट भर लिया जाए। दोनों बाजार जाते हैं और खूब खाते हैं और शराब के नशे में डूबकर अपने दुखों को भूलने की कोशिश करते हैं। कहानी के अंत में दोनों अपनी भूख और लालच के आगे पूरी तरह से हार चुके होते हैं। नैतिकता और इंसानियत के सारे बंधन टूट जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद यह संदेश देते हैं कि समाज की आर्थिक असमानता और अभाव इंसान को नैतिकता और इंसानियत से दूर कर सकते हैं। इसके बाद यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। वाकई गरीबी इतनी भयानक हो सकती है कि इंसान अपनी भावनाओं और कर्तव्यों को भी भूल जाए। ये कहानी का मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स कि उन्होंने ये बताया है कि वास्तव में क्या गरीबी ऐसी हो सकती है कि इंसान अपने सारे बंधन, रिश्ते, यानी मतलब इंसानियत सब कुछ भूल जाए। तो इसमें यही लास्ट में बताया गया है। यह कहानी
कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। वाकई गरीबी इतनी भयानक हो सकती है, इंसान अपनी कर्तव्यों और भावनाओं को भी भूल जाता है, क्योंकि इस कहानी का मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स यही था। तो ये आपकी कफन कहानी का सारांश कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप देख लेते हैं फ्रेंड्स ध्रुव यात्रा कहानी, जो कुछ इस प्रकार है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का ही आता है। तो क्या करना है, ध्रुव यात्रा कहानी आपको हेडिंग डाल देना, वो मैंने बता ही दिया था। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको लिखना है ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित हिंदी की एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसका सारांश इस प्रकार है। इतना आपको हेडिंग डाल देना, ये बेसिक चीज रहती है, ये आप एक बार याद कर लेंगे, किसी भी कहानी में आप डाल सकते हैं। सिर्फ आपको कहानी का क्या रहेगा, नाम चेंज रहेगा। जैसे यहाँ पर ध्रुव यात्रा है तो यहाँ पर बहादुर हो जाएगा, कफन हो जाएगा, इस प्रकार से लिखना है आपको। फिर इसके बाद शुरू करते हैं कहानी का सारांश आपको कैसे लिखना है। तो ये कहानी यात्रा पर आधारित है। शुरू करते हैं कहानी का सारांश आपको कैसे लिखना है। इस प्रकार से लिखना है कि राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफलतापूर्वक करके यूरोप की नगरों की बधाइयां लेते हुए मुंबई और फिर वहां से दिल्ली आते हैं। राजा रिपुदमन और उर्मिला के बीच काफी पहले से प्रेम संबंध होते हैं। इतना आपको लिख देना है। इसके बाद अगली हेडिंग में लिखना है लेकिन उन दोनों ने परस्पर विवाह नहीं किया। रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं। राजा रिपुदमन जो है फ्रेंड्स वो विवाह को एक बंधन मानते हैं। उर्मिला के पास राजा रिपुदमन की एक संतान भी है। उर्मिला सिद्धि प्राप्ति के लिए राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की सलाह देती है। आचार्य मारुति और रिपुदमन को विवाह करने के लिए कहते हैं। तो आचार्य मारुति राजा रिपुदमन को विवाह करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि उर्मिला उन्हीं की बेटी है। आचार्य मारुति के समझाने पर रिपुदमन विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब आचार्य मारुति ने बताया कि उर्मिला मेरी ही बेटी है तो वो विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जो बचा हुआ नेक्स्ट पेज में है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। परंतु उर्मिला तैयार नहीं होती है और कहती है शादी राजा के सफलता में बाधा उत्पन्न करेगी। ये आपको इतना लिखना है। इसके बाद इसलिए वह राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की जिद करती है, जिससे राजा रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर निकल गए। तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए। पत्र तो अखबार में सूचना निकली कि राजा खून में नहाए पाए गए। उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा। दक्षिणी ध्रुव जाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, यानी मतलब उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था दक्षिणी ध्रुव जाने में। वे किसी के वचन को पूरा करने जा रहे थे, ध्रुव पर भी बचना नहीं था। उनका मानना ऐसा था फ्रेंड्स कि ध्रुव पर भी जाऊंगा तो मुझे बचना नहीं था, वहां भी मारा जाना था। इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया और यहीं से कहानी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ से आपकी कहानी का सारांश फ्रेंड्स समाप्त हो जाता है। अब कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या था ये भी देख लेते हैं। तो कहानी का मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स ये देख लेना है आपको कि क्या था। ध्रुव यात्रा कहानी का मूल उद्देश्य प्रेम, पवित्रता और विवेचना, वचन पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना था। मतलब जो कह दे उसके वचन को पालन करें। इस प्रकार से मैंने ध्रुव यात्रा कहानी और कफन कहानी दोनों का सारांश बता दिया, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5-5 अंक के आते हैं। इनमें से कोई भी कहानी आपको लिखने के लिए आ सकती है, दोनों को तैयार कर लेना है और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में मैंने लिखकर बता दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और इम्पोर्टेंट से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।